हिंदी साहित्य में नई कहानी के प्रमुख कहानीकारों में राजेंद्र यादव का स्थान अग्रगण्य है। आलोच्य कहानी जहां लक्ष्मी कैद है की रचना राजेंद्र यादव ने की है। पिछले कार्यक्रम में हमने इस कहानी के रचनाकार के जीवन एवं उनके कृतित्व का परिचय दिया था। इसके साथ ही आलोच्य कहानी की समीक्षा के अंतर्गत जहां लक्ष्मी कैद है की कथा वस्तु पर भी विचार किया था। इस कार्यक्रम में कहानी के तत्वों के आधार पर आलोच्य कहानी की पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और परिस्थिति और उद्देश्य आदि की समीक्षा की जा रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी जहां लक्ष्मी कैद है हिंदी साहित्य की एक बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी नई कहानी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। नई कहानी के प्रणेता राजेंद्र यादव ने आलोच्य कहानी में चरित्र विधान नए शिल्प की प्रयोग प्रविधि में किया है। अधिकांश चरित्र चित्रण वर्णनात्मक शैली में प्रत्यक्ष पद्धति से किया गया है, जो रोचक तो है ही, साथ ही कथा को समझने में सहायक भी है। आलोच्य कहानी जहां लक्ष्मी कैद है में कहानीकार ने पात्रों की 3 श्रेणियां रखी हैं। एक वे पात्र जो संपूर्ण कहानी को परिचालित करते हैं। इस श्रेणी के पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद और लाला रूपाराम। दूसरे वे पात्र हैं जो कथा के विविध प्रसंगों को अपने माध्यम से एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ये पात्र हैं लक्ष्मी का भाई रामस्वरूप, चौकीदार दिलावर सिंह और मिस्त्री सलीम। तीसरे वे पात्र हैं जो संदर्भ में आते हैं किंतु कथा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन पात्रों में लाला रूपाराम का बड़ा भाई लाला रुचुराम, रुचुराम की लड़की गौरी, रुचुराम की पत्नी, लाला रूपाराम के 2 बड़े लड़के आदि उल्लेखनीय हैं। आलोच्य कहानी में लाला रूपाराम ही वह पात्र है जो आरंभ से अंत तक संपूर्ण कथा को प्रभावित करता है। अनेक स्थलों पर कथाकार राजेंद्र यादव ने उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। लाला रूपाराम उसी गांव के निवासी थे जहां गोविंद का जन्म हुआ था। वह गोविंद के पिता के साथ 2-3 जमात पढ़ा भी था। लाला रूपाराम को मोतियाबिंद रहा होगा, इसलिए वह मोटे मोटे कांचों के चश्मों के पीछे से मोरपंखी के चंदोवे सी दिखाई देती आंखों और अपने मोटे ओठों से प्रायः मुस्कुराता रहता था, विशेषकर जब उसे अपना काम निकलवाना होता था। गोविंद की आंखों से यदि हम लाला रूपाराम को देखें तो वह हमें इस तरह से दिखलाई देगा। चश्मे के मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थीं। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोरपंख के चंदोबे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वाले मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चला कर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हैं। उनकी गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुड्ढे की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैली कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़िया बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थी, और उनके बिना फीते के फटे पुराने बूट ऐसा प्रतीत होता था मानो किसे निपोड़ रहे हों। लाला को सांस की बीमारी थी और वे प्यासे कुत्ते की तरह हमेशा हाँफते रहते थे। लाला रूपाराम अव्वल दर्जे का कंजूस और कल्पना की पकड़ में भी न आने वाले दर्जे का स्वार्थी था। उसमें धैर्य इतना था कि जब लक्ष्मी क्रोधित होकर घर की सारी चीज़ों को फेंक कर जोर जोर से रोककर अथवा गालियां देकर पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा देती थी, तब भी वह चिंतित नहीं होता था और तटस्थ भाव से वह सब देखता सहता रहता था। सच तो यह है कि लाला रूपाराम इस शहर का मशहूर कंजूस
और मशहूर रईस था। उसकी चक्की में 200-250 मन अनाज तो रोज ही पिसता था। मिलिट्री के ठेके भी ले रखे थे। एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक बहुत बड़ा जूतों का कारखाना भी था, जिसे उसके बेटे संभालते थे। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक भी चलते थे। 10-12 से ज़्यादा इसके मकान थे, जिसका किराया आता था। रुपये सूद पर दिए थे। गांव में काफ़ी ज़मीन भी ले रखी थी। रात दिन किसी न किसी टिकड़म में लगा ही रहता था। करोड़ों का आसामी था और यह सब 25-26 साल की रकम थी। जब से लक्ष्मी पैदा हुई थी, बस उसके जन्म के साथ ही यह बढ़ती चली गई। पिता की मृत्यु के पश्चात तो उसे केवल 1000 रुपया मिला था, जिसे उसने और अधिक बनाने के चक्कर में सट्टे में गंवा दिया था। उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। गौरी का विवाह होने के बाद जब उसके बड़े भाई का दिवाला निकल गया और उसने आत्महत्या कर ली, तब से लाला रूपाराम के मन में एक वहम आ गया कि यदि लक्ष्मी का भी विवाह हो जाएगा तो उसका भी दिवाला पिट जाएगा। इसलिए उसने 25-26 वर्ष की होने पर भी गौरी का न तो विवाह किया और न ही उसे किसी से मिलने जुलने दिया, इस डर से कि कहीं यह किसी के साथ भाग न जाए। इस तरह से यह मानसिक विक्षिप्तता थी। इसे मानसिक विकार भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था। उसकी सारी जिद्दों को वह मानता था। उसकी सारी इच्छाओं को एक सीमा में पूरी करने की कोशिश भी करता था, किंतु एक बात को छोड़कर कि उसका विवाह न हो, बस उसके लिए कुछ भी भला बुरा सुनने और सहने के लिए वह तटस्थ भाव से तैयार था। आलोचक कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र गोविंद है। गोविंद लाला रूपाराम के बचपन के मित्र का लड़का है, जो अपने गांव से इंटर की परीक्षा पास करने के पश्चात आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर आता है और अपने पिता के परामर्श से लाला रूपाराम से मिलता है, इस प्रत्याशा में कि वे उसे कहीं ट्यूशन अथवा पार्ट टाइम नौकरी दिलवा देंगे। लाला उसे अपने ही घर में एक कोठरी रहने के लिए देता है और बदले में उसे चक्की का हिसाब किताब रखने का काम दे देता है। इस काम के लिए उसे प्रतिदिन खाने का आटा भी दे दिया जाता है। लाला रूपाराम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 25-26 के आसपास होगी, अपने छोटे भाई रामस्वरूप के माध्यम से गोविंद से पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं मंगवाती है और पढ़कर उन पत्रिकाओं को वापस गोविंद के पास लौटा देती है। गोविंद जब उस पत्रिका में एक पन्ना मुड़ा हुआ देखता है तो पृष्ठ 47 और 48 पर उसे कुछ पंक्तियों को नीली स्याही से रेखांकित पाता है। उन रेखांकित पंक्तियों में लिखा होता है, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो और मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। इन पंक्तियों को पढ़कर गोविंद विचलित हो जाता है और कभी वह रात में डर जाता है तो कभी युवा उम्र की मानसिकता के प्रभाव से उसके मन में इस लक्ष्मी नाम की अनदेखी लड़की के प्रति कौतूहल का भाव भी जागृत होता है। कभी कभी उसे लगता है जैसे वह उसके आकर्षण में बंधता चला जा रहा है। लक्ष्मी के प्रति गोविंद की जो सोच है वह कहानीकार के शब्दों में इस तरह अभिव्यक्त होती है, जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा, तकिए के नीचे सिरहाने पर भी यह रही होगी, लेट कर पढ़ते हुए हो सकता है सोचते सोचते छाती पर रखकर भी सो गई हो और उसका तन मन गुदगुदा उठा। गोविंद को लाला रूपाराम और उसका पुत्र रामस्वरूप पसंद नहीं है, फिर भी लक्ष्मी के द्वारा पत्रिका में रेखांकित की गई पंक्तियां उसे बार बार पढ़ने के लिए बाध्य करती हैं। लक्ष्मी के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए वह औत्सुक्य की परिधि को लांघने की स्थिति में आ जाता है और चौकीदार दिलावर सिंह तथा मिस्त्री सलीम के द्वारा सब कुछ जानना चाहता है। गोविंद के मन में लक्ष्मी के प्रति कौतूहल है, उसके प्रति अनभिव्यक्त प्रेम है और गहरी सहानुभूति भी है। वह उसकी कातर ध्वनि को सुनता है,
उसकी विक्षिप्तता को अनुभव करता है और परिस्थितियों की विसंगति से विवश हो जाता है। सब कुछ जानकर और देखकर भी अपने आप को अनसुना और अनदेखा अनुभव करता है। गोविंद एक भोला, संवेदनशील और अपने कर्म के प्रति ईमानदार युवक है। लक्ष्मी नाम का पात्र आलोच्य कहानी जहां लक्ष्मी कैद है का मूल केंद्र बिंदु है। एक और अपने परिवार के लिए वह भाग्यशाली है क्योंकि उसके जन्म से ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, किंतु दूसरी ओर वह दुर्भाग्यशाली भी है कि उसका जो गुण है वही उसका दुर्भाग्य बन जाता है। जैसे ही उसके पिता लाला रूपाराम को इस बात का वहम होता है कि लक्ष्मी का विवाह होते ही वह कंगाल हो जाएगा, वह लक्ष्मी का विवाह नहीं करता है। साथ ही उसे यह भी डर रहता है कि किसी के साथ प्रेम के चक्कर में पड़कर यह लड़की घर छोड़कर भाग न जाए। इसलिए वह सबसे पहले उसे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाने देता, घर में किसी मास्टर को पढ़ाने के लिए नहीं आने देता, किसी मित्र या सहेली से लक्ष्मी को नहीं मिलने देता, अपने घर में किसी रिश्तेदार को भी नहीं आने देता। अपने घर में ही उसने लक्ष्मी को जैसे कैद कर लिया है और लक्ष्मी अपनी कच्ची उम्र में ही अन्य लड़कियों की तरह एक स्वाभाविक जिंदगी जीने से वंचित हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लक्ष्मी में अनेक कुंठाएं, अनजानी ग्रंथियां, अतृप्त इच्छाएं कुंडली मार कर बैठने लगती हैं और एक कुशाग्र बुद्धि की संभवतः सुंदर सी लड़की के चिंतन और व्यवहार में विकृतिजन्य अस्वाभाविकता आ जाती है। युवावस्था के प्रारंभ से ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव जागृत होने से प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः यौन संवेदनाएं जागृत हो जाती है। निश्चित रूप से लक्ष्मी में भी यही सब कुछ हुआ होगा। हताशा और अनिश्चित भविष्य की दुश्चिंता के कारण लक्ष्मी चिड़चिड़ी, बदमिजाज, क्रूर और विक्षिप्त हो जाती है। सामान्य मानसिकता में उसे गोविंद में वह पुरुष दृष्टिगोचर होता है जो उसे इस कैद से बाहर निकाल सकता है और वह परोक्ष रूप से अपने विचार गोविंद तक पहुंचाने में सफल भी हो जाती है। यह एक त्रासदी भी हो सकती है कि सब कुछ समझ जाने और आंशिक प्रेम पास में बंधने के बाद भी गोविंद वह सब कुछ नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। कहानी के अन्य पात्र जैसे लक्ष्मी का 9 वर्षीय छोटा भाई रामस्वरूप, चौकीदार दिलावर सिंह और पंक्चर जोड़ने वाला मिस्त्री सलीम अपनी भूमिका स्वाभाविकता से निभाते प्रतीत होते हैं। पात्र विधान की दृष्टि से यह एक सशक्त कहानी है जिसे राजेंद्र यादव ने नई कहानी के शिल्प प्रयोग के अनुवर्तन में पात्रों के चरित्र के चित्रण को एक नई अर्थवत्ता प्रदान की है। आलोच्य कहानी जहां लक्ष्मी कैद है में कथाकार राजेंद्र यादव ने कहानी की जीवंतता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में कुछ कथोपकथनों का समावेश भी किया है। ये कथोपकथन सरल, सहज, अर्थपूर्ण और पात्रों की मानसिकता को प्रकट करने वाले हैं। ये कथोपकथन बोझिल न होते हुए व्यावहारिक और कथा में औत्सुक्य की सृष्टि करने में सहायक हैं। जैसे गोविंद और चौकीदार दिलावर सिंह के बीच का यह वार्तालाप। विधवा है? अजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है। नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। कथोपकथन का एक और उदाहरण चौकीदार दिलावर सिंह, मिस्त्री सलीम और गोविंद के बीच का वार्तालाप। लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो मैं इनके बारे में कुछ भी कतई नहीं जानता। एक तरह आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में जाहिर है। चौकीदार बोला, आप शायद नए आए हैं, यही वजह है।
फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, यह भी कोई पूछने की बात है, इसमें छिपाना क्या, यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे, चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया। आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। लम्हाला, जो कंजूस होगा वो रईस तो होगा ही, मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार अब हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा अच्छा सुनाओ, मिस्त्री बुड्ढों की तरह मुस्कराया। आलोच्य कहानी में राजेंद्र यादव ने भाषा के स्तर पर संस्कृत के कठिन, तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग न करते हुए बोलचाल के शब्दों के प्रयोग को महत्व दिया है। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों के यथोचित प्रयोगों के साथ ही देशज और ग्रामज शब्दों के प्रयोग से भी परहेज नहीं किया है। वाक्य रचना सरल और कहीं कहीं चित्रात्मक है। कहानी को पढ़ते पढ़ते रेखाचित्र का आभास भी होने लगता है। शैली सामान्यतः वर्णनात्मक और प्रस्तुतिकरण प्रयोगात्मक है। कथा में प्रयुक्त किए गए शब्दों में भाषा का यह सौंदर्य देखते ही बनता है, जैसे पसीने, घड़ी, घंटा, खटखट, मुझे निकालो, गिड़गिड़ाकर, कोंचने, घड़ियाल, एक्सप्रेस, भन्ना, भन्नाया, इंटर, रजिस्टर, चेस्टर, हिसाब किताब, मुंशी जी, निशान, फांसी आदि। वाक्य रचना में रचनाकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयोग भी दर्शनीय हैं, जैसे आटे में नहाई चक्की, हाथियों की सूंड की तरह लटका हुआ, लाला कुछ नामा ढीला करे तो, घर में एक चंडी जो है, रूपाराम के नक्शे बदलने लगे, और इसकी बोटी बोटी गर्म लोहे से दागी जाए और फिर टिकटी बांधकर गोली से उड़ा दिया जाए। उसका दिल एक अनजाने आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता है और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता है जैसे उस समय भन्नाया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी, और रेशमी बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं आदि। प्रसंग के अनुसार आलोच्य कहानी में मुहावरों का प्रयोग भी बहुत स्वाभाविकता से हुआ है, जैसे घंटे की झंझनाहट गूंज बनकर डूबती जा रही थी, हाथ में अंगारा आ गया, भौहें तन गई, खीसे निपुरना और तन मन गुदगुदा उठा, जैसे अनेक। आलोच्य कहानी का प्रस्तुतिकरण एकदम नवीन शिल्प प्रविधि से अनुप्राणित है। इस कहानी की रचना नई कहानी के धरातल पर हुई है। प्रस्तुतिकरण पंचतंत्र की कहानियों जैसा है, जैसे एक कहानी के भीतर दूसरी कहानी और दूसरी के भीतर तीसरी कहानी, और फिर वही पहली कहानी पर वापस आ जाना। सामान्य पाठक के लिए यह एक उलझाव हो सकता है, किंतु औत्सुक्य की सृष्टि के कारण पाठक अंत तक इस कथा में बंधा रहता है। कहानी का प्रारंभ गोविंद से होता है, फिर कहानी रामस्वरूप और लाला रूपाराम पर आकर ठहर जाती है, और फिर कथा के अंतिम बिंदुओं पर मिस्त्री और चौकीदार के माध्यम से सारे रहस्य पर से पर्दा उठने के बाद अंततः कहानी प्रारंभ की स्थिति में आकर लक्ष्मी पर केंद्रित हो जाती है। देश, काल और परिस्थिति की दृष्टि से आलोच्य कहानी एक सफल कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु उत्पाद्य है, इसलिए यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती कि इसकी कथा किस नगर की है। इस कथा में रचनाकार का सारा ध्यान पात्रों की मानसिकता पर केंद्रित है, इसलिए यह कहानी घटना प्रधान न होकर चरित्र प्रधान हो गई है। कथा द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ होकर 20वीं शताब्दी के 5वें दशक तक की परिस्थितियों से संदर्भित है। नायक और नायिका चाहे गोविंद और लक्ष्मी हो, किंतु कथा का सूत्रधार लाला रूपाराम ही है। कथा में दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक, गौरी के विवाह के बाद उसके पिता
लाला रोचूराम की मृत्यु और दूसरी घटना लाला रूपाराम की लड़की लक्ष्मी का विवाह न होने देने की परिस्थितियों में उसका विक्षिप्त युवती के रूप में व्यवहार करना। इन दोनों बिंदुओं पर संपूर्ण कथा परिगमित है। कथा के बिखरे सूत्रों को रचनाकार ने बहुत सुलझे हुए ढंग से एक सूत्र में संयोजित कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। नई कहानी के प्रणेता राजेंद्र यादव द्वारा रचित आलोच्य कहानी जहां लक्ष्मी कैद है एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की मानसिकता पर प्रश्न उठाया है। विकास की दिशा में आगे बढ़ना, भौतिकता से जुड़ना और धन संचय करना बुरा नहीं है, किंतु इन स्थितियों तक पहुंचने के लिए किस तरह के मार्ग का अनुसरण किया जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। लाला रूपाराम जैसे व्यक्ति धन संचय करने की दिशा में संवेदनहीन होकर एक मशीन मात्र रह जाते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, धन का उपभोग करना अथवा किसी अच्छे कार्य में धन का विनियोग करना नहीं। चौकीदार दिलावर सिंह का यह कथन लाला रूपाराम के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक प्रतीत होता है। देखो, आज की तारीख तक यह बेचारा भाग दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है, एक पई उसमें से खा नहीं सकता जैसे किसी दूसरे का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता है तो यह सब किसके लिए जमा किया गया? बेचारे के साथ कैसी लाचारी है, मरकर जीकर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है, न खुद खा सकता है या न देख सकता है कि कोई छू भी ले। जैसे धन के ऊपर बैठा सांप खुद उसे खा नहीं सकता, खाने तो खैर देगा ही क्या, उसकी रखवाली करना और जोड़ना। रूपाराम की त्रासदी यह है कि उसकी आत्मकेंद्रित मानसिकता के कारण वह अपनी संपत्ति को न तो स्वयं भोग सकता है और न ही किसी के लिए छोड़ सकता है। सच तो यह है कि उसके जीवन का ध्येय केवल धन का संचय करना है, अपने परिवार, बच्चों अथवा मित्रों से प्रेम करना नहीं। रूपाराम के माध्यम से राजेंद्र यादव ने परोक्ष रूप से यह संदेश दिया है कि समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति समाज को अधःपतन की ओर ले जाने वाली है। पुरातन काल से लेकर आज तक किसी भी परिवार में पुत्री के आगमन को लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक के रूप में शुभ माना जाता है और यह भी सच है कि उसके आगमन से घर में श्री वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में यदि लक्ष्मी जैसी किसी लड़की के जीवन, उसकी भावनाओं और उसके भविष्य से खिलवाड़ किया जाए तो कैसा लगेगा? क्या किसी लड़की को अपना जीवन सामान्य रूप से अन्य लोगों की तरह जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने, खेलकूद के क्षेत्र में अथवा किसी प्रतिष्ठान में नौकरी करने का अधिकार नहीं है? ऐसे अनेक प्रश्न आलोच्य कहानी को पढ़कर उभरने लगते हैं। लक्ष्मी है, पर यह नहीं कि लक्ष्मी को कैद कर लिया जाए जैसा रूपाराम ने किया है। यह गलत है। यही सही या गलत का अंतर एक प्रश्न के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है जब हम इस कहानी का अवलोकन करते हैं। आलोच्य कहानी यह संदेश भी देती है कि लड़कियों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध लगाने से उनमें मानसिक विकृति आकर यौन कुंठाएं जन्म लेने लगती हैं। लगातार यही स्थिति रहने और भविष्य की अनिश्चितता से ये कुंठाएं ग्रंथियों के रूप में विकसित होकर संबंधित पात्र को अविवेकी और अमानवोचित व्यवहार के उच्चतम बिंदु तक ले जाती है। नारी सभी कुछ बनना चाहती है, बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी और दादी। उसके जीवन के सभी सुख इन्हीं भूमिकाओं से ही उसे प्राप्त होते हैं और यह सुख और अवसर उसे मिलना चाहिए। निश्चित ही राजेंद्र यादव की यह कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है एक सफल और उद्देश्यपूर्ण रचना है। प्रस्तुत कार्यक्रम में हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव की कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है कि पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और परिस्थिति, भाषा शैली और उद्देश्य के आधार पर समीक्षा की गई है। कार्यक्रम के अगले भाग में आलोच्य कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है
के चयनित गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।